इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद अगर वो ज़मीन ख़त्म हो जानी है तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके उस अभी यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन 10 साल बाद डबल जो है वो प्रोडक्शन देगी हमें। सबसे पहली चीज़ तो है कि इको जो है वर्ड है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है कोई इकोलॉजिकल या इनोवेटिव आइडिया जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। मार्केट में जो इस वक्त फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल हैं उनके मुकाबले में आपकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर कोई बंदा इसको ख़रीदना चाहता है ऑल्टरनेटिव के तौर पे? आपको सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको जो है वो दूसरी चीज़ सब्र चाहिए। सब्र के साथ टाइम टू टाइम जो है वो रिसर्च में स्पेशली खास तौर पे ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई आइडिया सोचा, पूरी प्लान हमारे दिमाग में तो फ़ौरन प्लान बन जाता है, ये आइडिया आ गया इसके ऊपर ऐसे 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 कर लो, तो ऐसा नहीं होता। मेरे टीचर्स ने मुझे यही बात सिखाई है कि जो है वो कोई आइडिया अगर आपको क्लिक करता है तो उसके ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो ये कचरे से खाद बनाने वाला क्या आपका प्रोसीजर है, क्या है इसका तरीका? इस बार को के कुछ लोग आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने जो है वो बताया कि उनका 2026 के अंदर जो है वो स्पेस में जो है वो प्रोजेक्ट जा रहा है, तो रॉकेट वगैरह साइंटिस्ट, तो 2 चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं, उनके साथ जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, तो इनका जो है वो मिशन जा रहा है 2026 में। तो वो कुछ स्पेस स्टेशन में कुछ जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर हो गए, सीड्स के ऊपर हो गए, तो वो परफॉर्म करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स मांगे थे, जिसमें से जो है वो मैंने भी जमा करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेलेक्ट हुआ। तो इस फील्ड का मकसद ये कि लोगों की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए। अब वो क्वालिटी चाहे स्पेशली वो हेल्थ केयर में हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 55 से ज़ायद फ़ीसद आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहांज़ेब राज़ी जाग पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जिस तरह आपको मालूम है कि हम अपनी इस पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है सोसाइटी में, वो कोई ना कोई काम अंजाम दे रहे होते हैं और उनसे उस मौजू पर ना सिर्फ हम डिस्कशन करते हैं बल्कि हमारी ख्वाहिश होती है कि लोगों को उससे इस्तिफ़ादा करने का भी मौका मिले और लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हों। आज हमारे दरमियान इसी तरह के गेस्ट मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और मेरा ये ख़्याल है कि वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी भी साबित हो सकता है हमारी कौम के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी। और उन्होंने क्या काम किया है हम उनसे इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कर लें। आइए आपकी आज के मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुफियान, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आपकी? अच्छा, आपका नाम मोहम्मद सुफियान ममदा है आपने बताया? जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले तो आप अपना तारुफ़ करा दें कि आपकी एजुकेशन क्या है, फिर हम आपका जो ये इनकलाबी कदम है इसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और हमदर्द यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही जो है वो मेरा रिसर्च माइंड, मेरे टीचर्स वगैरह हैं, स्पेशली एक टीचर है मिस तैयबा आसिफ, तो उन्होंने जो है उनके साथ रहकर ही मैं अपने फर्स्ट समर वेकेशन से ही जो है वो रिसर्च से काफ़ी इंटरेक्शन उनके साथ था। तो शुरू से ही जो है वो रिसर्च के ऊपर मैंने सीखा भी है किस तरह से रिसर्च की जाती है और रिसर्च को किस तरह से जो है वो नए नए आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं और किस तरह से एक रिसर्च को जो है ना एक टाइम चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक फ़ौरन ही जो है कोई आइडिया आपके जहन में आया और फ़ौरन से जो है वो कंप्लीट हो गया। रिसर्च को स्टिल एक टाइम चाहिए होता है कि आप एक चीज़ सोचते हो, फिर आहिस्ता 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 इसके ऊपर जो नई चीज़ें आपको समझ आती हैं, तो फिर जो है वो एक रिसर्च कंप्लीट होती है। तो मेरा अभी फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया जस्ट, और अब मैं अपने थीसिस की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं अभी डाउ यूनिवर्सिटी से भी मैंने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की है और अब जो है मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये इको सहूलत जो है ये क्या है, एक तो ये ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये आप ये कहते हैं कि हमने आपने कचरे से खाद बनाई है और ये आपके साथ मैं चाहूँगा कि आप इसको शो भी करा दें, दिखा भी दें, लोगों को हम दिखा भी देंगे इसको, कि ये आप कहते हैं कि हमने कचरे से खाद बना रहे हैं आप, और इको सहूलत के आपने नाम दिया उसको। तो ये क्या चीज़ है, क्या आइडिया है, कैसे जनरेट हुआ, किस तरह आपने ये ख्याल आया कि ये काम भी हो सकता है, और दुनिया में कहीं ये काम हो भी रहा है शायद, मेरा ख्याल इंडिया वगैरह में या और जगह पे, और वो किस हद तक फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि आप शेयर करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इको सहूलत, सबसे पहली चीज़ तो है कि इको जो है वर्ड है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है कोई इकोलॉजिकल या इनोवेटिव आइडिया जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसका मकसद यही होता है, इस फील्ड का, हर फील्ड का एक मकसद होता है ना।
तो इस फील्ड का मकसद ये है कि लोगों की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाए। अब वो क्वालिटी चाहे स्पेशली वो हेल्थ केयर में हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 55 से ज़ायद फ़ीसद आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए इस पाकिस्तान को सर्व करूं, और एग्रीकल्चर मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा बायोटेक्नोलॉजी में रहते हुए, तो इस वजह से मैं इसकी तरफ मूव ऑन किया। अब क्योंकि मैं फाइनल ईयर में आ चुका हूँ और मेरा रिसर्च में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मेरा ये माइंडसेट था कि अपने रिसर्च को यूटिलाइज़ करते हुए ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट में लेकर आऊँ जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और जो है वो आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो। सही है। तो ये कचरे से खाद बनाने वाला क्या यानी कि क्या आपका प्रोसीजर है, क्या है इसका तरीका? ये बेसिकली जब हम एक तो सबसे बड़ा मसला प्लास्टिक का है। प्लास्टिक के बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो हम जो खाना खाते हैं, जो फूड बच जाता है, खाना बच जाता है, वो हो गया। और जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनके छिलके बच जाते हैं, और जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है, जब हम इसको डंप करते हैं किसी जगह पे, तो इसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये हार्मफुल गैसेस जो है वो हमारी सेहत के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदेह हैं। इससे जो है वो बीमारियाँ वगैरह भी जनरेट हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे ये जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज़ नहीं, बैक्टीरियम होते हैं, ठीक। तो उनको जो है वो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो है उससे जो है वो गंदगी भी होती है और बीमारियाँ वगैरह भी फैलती हैं। तो ये आइडिया ये था कि इसको जो है वो हम ऐसे डम ना करें बल्कि इसको यूटिलाइज़ करें। अल्लाह पाक ने जो है हर चीज़ को एक साइकिल के अंदर जो है वो बनाया है, मतलब हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से फ़ायदा उठा रही होती है। तो हम इस चीज़ को जो है वो रिसाइकिल करके हम इसको अपनी साइकिल में लेके आएँ। हम जो ऑर्गेनिक केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि हमें फॉर द टाइम हमें उस वक्त तो उसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, क्रॉप्स अच्छी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो जो हमारी ज़मीन है वो बंजर होने लग जाती है, सेम थूर का शिकार हो जाती है। ठीक। जबकि ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के ऊपर हमारी ज़मीन जो है वो उसका जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होती। आजकल साइंस के अंदर एक बड़ा मसला प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज और जो इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम के ऊपर लेते हुए जो है मैंने इस आइडिया के ऊपर काम करने स्टार्ट किए कि ऐसी फर्टिलाइज़र्स बनाए जाएँ जो कि हमारी जो आउटपुट है, जो उनके फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स हमें मिलें, वो हमारे लिए जो है वो अच्छी क्वालिटी में भी हों और जो है वो क्वांटिटी में भी हों। ठीक है। तो आप यानी कि ये जो वेस्ट निकलता है, जी जी। जिसको आपने कहा कि जो फूड बहुत हमारे यहाँ वेस्ट होता है, बच जाता है, और ख़ास तौर पे किचन वेस्ट आपने उसका जिक्र किया, इसी तरह प्लास्टिक वगैरह भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है या प्लास्टिक के अलावा दीगर मटेरियल यूज़ होता है कचरे का? नहीं, प्लास्टिक के लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके ऊपर भी हमने काम किया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि वो इसका मौजूद नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जो कि एक तरह से लिविंग थी, कभी ये लिविंग हैं, तो उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके जो है वो वेस्ट बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, आप जिस तरह आपने इसमें कहा कि बायो टेक्नोलॉजी का मतलब या बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी आप पैदा कर सकें, है ना। लेकिन हमारी जो इस वक्त कल्चर है, ख़ास तौर पे जो बच्चे यूनिवर्सिटी आते हैं, वो तो यही सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ से बस 4 साल की डिग्री लेंगे और उसके बाद फिर किसी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में लग जाएंगे, वहाँ पे हमारी 2-4 लाख रुपए तनख्वाह हो, मतलब इट्स इनफ, अब काफ़ी हमारी लाइफ सेट है और क्या चाहिए, या मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि आपने जो इतनी टफ़ जर्नी अपने लिए चूज़ की कि मतलब एक रिसर्च और उसके बाद फिर इसके अंदर मज़ीद ये वाला काम, और अभी भी ऑब्वियसली आप एक प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप बोलेंगे हाँ मेरे पास कोई कंक्रीट चीज़ आ गई है, अभी भी आप ट्रायल एंड एरर पे होंगे, अभी भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, अभी भी आप ढूंढ रहे होंगे कि मैं लोगों को इस बात पर कायल कर सकूं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये एक मेहनत तलब काम है, एक मुश्किल काम है। तो आपके घर वालों की तरफ से या आप वैसे ही मजमूई तौर पे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो ख़ुद एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया है, वो ये आइडेंटिफाई किया कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट बेतहाशा मौजूद है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है कि जब वो आइडियाज़ के ऊपर वो प्रोजेक्ट्स करते हैं और वो प्रोजेक्ट्स करके अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करते हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, फिर वो अपने जॉब्स की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन वो जो रिसर्च है, वो जो आइडियाज़ हैं, वो बीच में ही रह जाते हैं, वो अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंच पाते। तो वो आइडियाज़ जो पूरे बिज़नेस खड़े कर सकते थे,
वो आइडियाज़ उसी पॉइंट के ऊपर रुक जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी के किसी स्टोर रूम के अंदर एक एज अ प्रोजेक्ट पड़ा रह जाता है, सही। या थीसिस के तौर पर जो है वो लाइब्रेरीज़ में पड़ा रह जाता है। तो उसको जो है वो मेरा माइंड सेट यही था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ से भी, अब्बू की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट थी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा आप जॉब वगैरह की तरफ मूव ना करो, आप अपनी जो है वो स्टडीज़ पे फोकस करो। सही है। तो इसी वजह से जो है वो, और दूसरी बात ये कि मेरा अपना रिसर्च में शुरू से काफ़ी इंटरेस्ट था। वो 2 बंदे होते हैं जिनका जो है वो रात के 3-4 बजे किसी भी वक्त जो है वो अचानक से कोई आइडिया क्लिक कर सकते हैं। एक शायर होता है और एक रिसर्चर। इनका किसी भी वक्त भी जो है वो कोई भी आइडिया क्लिक करता है और ये उठ के जो है वो उस आइडिया के ऊपर सोचते हैं और उसको अपने पास लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। तो मेरा भी माइंड सेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तो शुरू रात से 3 बजे आपको भी कोई ख्वाब आया था? ख्वाब तो नहीं आते, सोचते सोचते आइडियाज़ क्लिक कर जाते हैं। अक्सर अच्छा। ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे कोई आइडिया क्लिक करता है और मैं उसके ऊपर सोचने लग जाता हूँ और फिर जो है वो देन उसके ऊपर हाँ, मैं जिस तरह न्यूटन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक दरख्त के नीचे थे और वो सेब गिरा और एकदम उनका आइडिया क्लिक कर गया। नहीं, बिल्कुल यानी ऐसे ही है। सेब तो पहले भी गिरता ही होगा नीचे बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस दिन वो उस माइंडसेट में होगा जब वो एकदम वो क्लिक करिए उसको। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि ये आपकी जो फर्टिलाइज़र है जो आप गार्बेज से बना रहे हैं, और आपने बताया कि यानी कि लिव इन गार्बेज जो है, जी, जो जी। तो किसी भी सूरत में पहले वो लिविंग था और अब उसके बाद वो इस कंडीशन में आ गया। तो यानी ये जो आम तौर पे हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे केमिकल हो रहे होते होंगे। जी जी यानी नेचुरली भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ होते हैं, उनको शायद उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए जी हम जी फिर केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो उसके मुकाबले में, यानी कि मैं तो इस वक्त जनरल बात कर रहा हूँ, आमतौर पर हमारा ख्याल ये है कि यानी मैं जितनी मेरी नॉलेज है वो जो गाय का वेस्ट होता है या जो गाय बैलों का वेस्ट होता है वो हमारे पास एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा होता है, उसको फिर हम सुखाते हैं, छोड़ते हैं और फिर वो यूज़ होता था। बिल्कुल। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि एक तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है, उसका तो मैंने आपको बता दिया उसके नुकसानात क्या हैं। जो गाय की खाद वगैरह का जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, यानी कि नाइट्रोजन का सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। सही है। तो वो बेशक जो है वो ट्रेडिशनल चलता हुआ आ रहा है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम रिसाइकिल करके बना रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो आपको मल्टीपल टाइप के वेस्ट दिख रहे हैं बायो कंपोस्ट में। सही। और इसके अंदर जो है वो जो प्लांट की बेसिक नीड है, NPK जिसे बोलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, जो वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स इसके पूरे हो रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो पाकिस्तान उसके अंदर बहुत ऊपर है, वो एक तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। एग्जैक्टली। जी, तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है वो एक सॉल्यूशन भी मिल रहा है हमें, तो हम क्यों ना इसकी तरफ मूव करें। ठीक हो गया। आपने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, यहाँ पे मेरे सामने आपने जो रखा हुआ है 2 हैं, और जी, जी। आपने कहा कि ये एक बायो फ्रेशनर है, एक बायो कंपोस्ट है और एक बायो क्लीनर्स भी है मेरा बिल्कुल ख्याल बिल्कुल। है ना? तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? और ये मेरा ख्याल है जो आपने इको का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इको फ्रेंडली, मतलब पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं वो जहाँ चाहे जुड़ रहा है, ये जी, जी। उसको फ़ायदा देने के लिए या उसको एकम्प्लिश करने के लिए मौजूद है। तो ये किस तरह, ये तीनों क्या क्या खसूसियात हैं और किस तरह ये चीज़ को बेहतर कर सकता है, क्या इसका इस्तेमाल होगा? जी, तो सबसे पहले बायो कंपोस्ट जो है ये हमारा वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाया गया, जैसे मेनली किचन वेस्ट वगैरह हो गया, तो ये एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। सही। और इससे जो है वो मैंने अपने घर पे जो है वो इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की है काफ़ी, और इसके जो है वो ट्रायल्स लगाए हुए हैं, और उससे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर पे टमाटर की अच्छी अच्छा, इस जो पे है हम वो। बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे कि आपको क्या तजुर्बा हुआ अभी, यानी ये तीनों की अलग अलग क्या कैटेगरीज है, मैं इन पे बात करना चाह रहा हूँ कि हाँ। ठीक है, तो बायो कंपोस्ट जो है वो एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करेगा। इसको जो है वो आप जैसे इसमें इस बॉक्स के अंदर 100 ग्राम बायो कंपोस्ट मौजूद है, सही है। तो आपने जो नॉर्मल जो पॉट के साइज़ होता है उसके अंदर जो है उसको फैला दिया, और इसके अंदर ऊपर जो आपने वाटरिंग की, तो ये उसको जो है एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ हो जाएगा। ठीक। फिर बायो क्लीनर जो है, सॉरी बायो फ्रेशनर, ये जो है वो प्लांट की जो सॉइल की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाती है। असल में होता है कि जब हमारी सॉइल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं, वो इस कंडीशन में होते हैं कि प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, या बैक्टीरिया से इसे काम नहीं कर पा रहे, या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लांट उनको इनटेक नहीं कर पा रहा है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये बेसिकली बायो फ्रेशनर क्या काम करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है और उन बैक्टीरिया को जो
फेवरेबल बैक्टीरिया उनको जो है वो अट्रैक्ट करता है और इस तरह से जो है प्लांट जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल जैसे आपने पानी में चीनी मिलाई दाने वाली, तो वो इतनी आसानी से जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती, हाँ, और जो पाउडर वाली अगर आपने मिला दी तो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाती ऐसे ही है। तो ये फ्रेशनर वही काम करता है कि उन मॉलिक्यूल्स को इस काबिल बना देता है कि प्लांट उनको ईजिली इनटेक कर पाए। तो इस तरह से ये काम करता है। और थर्ड जो बायो क्लीनर है वो अभी मैं यहाँ पे ला नहीं सका, वो बेसिकली हमारे घर के अंदर जो सर्फ हो गया और जो क्लीनिंग एजेंट्स हो गए जी उनके अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होता है। अभी जो सर्फ और फॉर एग्जांपल एक फ़िनाइल है, अब आप उसका पोछा लगा रहे हैं अपने घर के फ्लोर पे, अब वो बना हुआ है टोटल केमिकल से। एग्जैक्टली। अब जब हम हमारी स्किन उससे इंटरेक्ट करेगी तो हमारी जाहिर सी बात है स्किन को जो है वो हेट करेगी वो। तो इसके ऑल्टरनेटिव में हमें कोई इको फ्रेंडली सॉल्यूशन चाहिए जिसको जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद भी हो। इको सहूलत इसी के ऊपर काम कर रहे हैं इस वजह से। तो ये बायो क्लीनर का काम है। सही है। अच्छा, आप मेरा ख्याल है उसी की एग्जांपल भी देना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये बात तो ठीक है कि हम ऑलमोस्ट 70% एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, 70% ज़राअत से वाबस्ता है हमारी कौम का, लेकिन आप और मैं जिस वक्त जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ तो इस वक्त अब दरख्त भी नापैद हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी ना लोग पौधे लगाते हैं ना दरख्त लगाते हैं, भी तो कट जाते हैं, वैसे ही मामला है। तो आप यहाँ पर रहते हुए आपने कहीं इसको तजुर्बा भी किया है कि आप, लाज़िम बात है आपने इतनी बात की है तो मेरा ख्याल है कि आपने या तो किसी को इसको तजुर्बे पे लगाया होगा या आपने ख़ुद कहीं तजुर्बा किया होगा। तो क्या आपने इसका तजुर्बा किया है, और किया है तो उसके क्या नताइज मुरतब हुए हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, बायो कंपोस्ट का जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको जो है वो हम मैंने अपने पर्सनली जो है वो इसको एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर। मेरे घर की छत पे जो है मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया और इससे जो है वो मैंने टमाटर की जो है वो एक सीज़न में अच्छे खासे टमाटर मैंने इससे जो है वो हासिल किए घर पे ले जाके। अच्छा, घर पे? जी बिल्कुल। और उन टमाटरों के अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा क्वालिटी जो चेक की, मतलब महसूस की, वो ये कि उनका एक तो कलर बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल ब्राइट वाला डार्क जो कलर होता है ना, लाल है भाई, लाल है, दाना दाना लाल है, बिल्कुल ऐसे ही वो वाला कलर था। और दूसरा उनका टेस्ट जो है ना बहुत टेस्टी था, मतलब मीठा मीठा सा टेस्ट था उसका टमाटर का। और दूसरा जो मैंने अभी रिसेंटली जो हार्वेस्टिंग की थी वो खरबूजे की थी। अच्छा जी। और वो भी आपने यही इसी फर्टिलाइज़र से किया आपने? अच्छा, वो भी बायो कंपोस्ट से था। और जो बायो फ्रेशनर है इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था 2 पौधों पे। सही है। तो पौधों 2 बेलें थी एक तरह से बेसिकली, तो एक के ऊपर मैंने अप्लाई किया, एक के ऊपर नहीं किया। दोनों बेलों की जो है ना हाइट रुकी हुई थी। अब मैंने जिसके ऊपर अप्लाई किया उसकी हाइट एकदम से बढ़ने लग गई और उसके अंदर फ्लावरिंग में आने शुरू हो गई। अच्छा। येलो फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई। और जो दूसरा था वो अपनी स्टैंडर्ड पे ही रहा, मतलब उसकी हाइट नॉर्मल ही रही। और कुछ अर्से बाद जो है वो जल के वो ख़त्म हो गया। और जो जिसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा था, मुसलसल अप्लाई कर रहा था, मतलब डेली बेसिस के ऊपर उसकी सॉइल में मैं स्प्रे करता था। सही। तो उसकी हाइट जो है अभी तक जो है वो मौजूद है, मेरे घर पे लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये आपने अपने अलावा भी किसी को कहीं और इसका एक्सपेरिमेंट किया है अभी, या आपने अपने ही अभी गार्डन में ही इसको यूज़ करके देखा है? जी, मैंने 1-2 और जगह पे भी इसको भिजवाया था। एक बहरिया टाउन के अंदर एक सैंपल भिजवाया था, और एक और जगह भी अभी मुझे सैंपल भिजवाना भी था, वहाँ पर वो अभी कुछ टाइम के वजह से डिले हुआ है। तो इसकी अभी मैं लार्ज स्केल पे भी टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ, फील्ड टेस्टिंग भी करने फ्यूचर में करूँगा मैं इंशाल्लाह, कि इसके क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और स्पेशली मेरे जहन में एक आइडिया ये भी था कि जैसे आजकल एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन बेस जो फर्टिलाइज़र स्प्रे होते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है वो ड्रोन से अगर एज ए फर्टिलाइज़र स्प्रे किया जाए एग्रीकल्चर लैंड पे, तो ये उसके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है ये प्रोडक्ट। वेरी गुड। बिल्कुल यकीनन आपको अल्लाह ताला मौके भी देगा, आप इसको कीजिएगा। मैं एक बात आपसे अभी बात की कि आपने अपने घर पे ही तजुर्बा किया, 2 पौधे थे जो बेलें थी रुकी हुई थी, आपने एक में यूज़ किया। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है, ख़ास तौर पे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो रही है। जैसे आपने बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के नतीजे में फ़िलहाल तो वक्ती तौर पे तो ज़मीन बहुत ज़्यादा पैदावार देती है, लेकिन उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो या ओवरऑल अब जो क्लाइमेट चेंज है उसमें शायद वो, क्योंकि मौसम तब्दील है, जो बारिशों के मौसम नहीं थे उस वक्त में बारिशें हो रही हैं, जब बारिशें होनी थी उस वक्त यानी गर्मी में शदीद गर्मी है, सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ पा रही है, तो पूरा इन्वायरमेंट एक चेंज है। तो ये किस तरह हेल्प आउट कर सकती हैं इस एनवायरनमेंट चेंज में या क्लाइमेट चेंज में? बेसिकली ये
वैसे इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर भी है, मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये उसको भी डिग्रेड करते हैं। अच्छा। जी। तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास एग्रीकल्चर कंट्री है उसके अंदर जब ये अच्छे पौधे होंगे, ग्रो होंगे, और जब आपकी क्रॉप्स का जो आउटकम है उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी हर तरफ जो है जरखेज़ी होगी, तो वो आपकी डेफिनेटली इन्वायरमेंट की जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल करेगा और उसको जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो आपका आपका टारगेट कौन है, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है अभी इनिशियली? आप क्या समझते हैं कि आपने कोई स्टेप बनाया हुआ है कि जी पहले मैं यहाँ इसको टारगेट करूँगा, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, या आपका डायरेक्ट ख्याल यही है कि मैं जाऊँ और इंटीरियर सिंध के खेतों में चले जाऊँ, पंजाब के मैदानों में चला जाऊँ, या आपका इनिशियली कोई प्लान है कि मैं पहले आहिस्ता 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 इसको बढ़ाऊँगा? क्या प्लान है आपका? जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जो है प्रॉपर प्लान के हिसाब से जो है वो काम कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है एकदम से जो है वो एज ए स्टूडेंट मैं इतने बड़े लेवल पे तो काम नहीं कर सकता कि मैं खेतों वगैरह में काम करूँ और इस तरह से, लेकिन अभी इस लेवल के ऊपर जो है वो हाउस होल्ड है, जो ऑफिस प्लांट्स हो गए, मेनली घरों मेरा में फोकस लॉन था। बनाते हैं, ऑफिस में, कॉर्पोरेट बिल्कुल में बिल्कुल। लॉन्स बनते हैं, गार्डन्स बनते हैं। अच्छा, तो ठीक। ऐसे लोग जो है वो अभी ये इसको परचेज़ वगैरह करके और इसको यूटिलाइज़ करके और मुझे रिज़ल्ट कमेंट्स भी दे सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली अभी मेरा फाइनल ईयर थीसिस भी मैंने इसी के ऊपर सेलेक्ट किया है। मैंने अच्छा। बोला जहाँ मेरी इंटरेस्ट है, जहाँ मेरा रिसर्च है, इसी के ऊपर मैं फ़र्दर काम करूँ, और जो है ताकि मेरे पास जो है वो इसकी एप्लीकेशंस और इसके अंदर जो कमियाँ हैं उसको मैं पूरा कवर कर सकूँ। तो इसकी कमियों के ऊपर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ और रिज़ल्ट्स मैं चाहता हूँ कि 100% ये अपना आउटकम दें। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में जो इस वक्त फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल हैं उनके मुकाबले में आपकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर कोई बंदा इसको ख़रीदना चाहता है ऑल्टरनेटिव के तौर पे? और इसकी दस्तयाबी का क्या तरीक़ाकार होगा, अवेलेबिलिटी की क्या होगी? क्योंकि आप ही को अप्रोच करना पड़ेगा या कहीं से वो इसको ले सकते हैं? और अभी आपकी क्या क्वांटिटी है, यानी किसी को अगर पूरी पूरी बोरियां चाहिए, 8-10 बोरियां उसने लेनी है, तो आप अभी किस पैमाने पे इसको तैयार कर रहे हैं? क्या है इसका तरीक़ाकार? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया अभी, क्योंकि मैं एक बड़े लेवल पे इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि फॉर स्टार्टअप अगर किसी शख्स को जो है वो इसकी मतलब कांटेक्ट करना चाहता है, कोई चाहता है कि फर्टिलाइज़र्स ले उसको यूज़ करे, उसका जो है वो रिज़ल्ट्स चेक करे कि वाकई में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स काम कर भी रहा नहीं कर रहे, तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। और जो है वो ऑर्डर्स जैसे आएंगे तो उसके बाद मतलब ऐसा होगा कि ऑर्डर आएगा और उसके बाद फिर मैं जो इसको प्रिपेयर करूँगा और फिर जो है वो उनको सेंड करूँगा, क्योंकि मैं बिफ़ोर द टाइम जो है वो ऑलरेडी अपने पास प्रिपेयर करके नहीं रख सकता इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा। तो इस तरह से है। अच्छा, आपने कहा कि जो मतलब इस वक्त केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं जी उनके मुकाबले में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करें जो आपने बनाया है, और इसको आपने बताया कि हमने और भी अच्छा, कॉस्ट कॉस्ट की बात रह गई। जी जी बिल्कुल। कॉस्ट जो है वो इस बॉक्स है नहीं, इसमें 100 ग्राम है। हाँ। इसकी इनिशियल कॉस्ट 600 रुपीज़ रखी थी हमने, लेकिन इसको फर्दर जो है वो रिड्यूस करके मैंने जो है इसको 400 के अराउंड रखी है। और जो बायो फ्रेशनर और बायो क्लीनर है इसके अंदर अराउंड 1 लीटर के अराउंड है, तो इसकी कॉस्ट जो है 1200 रुपीज़ हमने रखी है अभी। ठीक है। तो ये मिक़दार के एतबार से मतलब इसका भी कोई फ़र्क है? जी लाज़मी जी। बात है, जब हम एक गमला लेते हैं तो गमले में तो ये तो कहीं गुम हो जाएगी, मतलब जो अगर एक बंदा 400 रुपये यानी 500-600 रुपये की अगर बोरी ले रहा है तो पूरी बोरी आती है मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 500-600 रुपये की होती है, शायद ये शायद ज़्यादा की होती होगी, 200-400 रुपये। लेकिन अगर 600 रुपये की मान लीजिए बोरी आ रही है, उस बोरी में वो अपने 4 गमलों को फिल कर रहा है, तो आपका 400 रुपये में तो एक डब्बा आ रहा है, वो तो बोलेगा भाई इतनी महंगी मैं कॉस्ट क्यों पे करूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी लेकिन ऑनलाइन अगर आप इसको देखें तो अभी रिसेंटली मैंने जो एक कोकोपीट का एक पैक मंगवाया था, ½ kg या 1 kg के अराउंड होगा, तो वो मुझे तकरीबन 300 रुपये के अराउंड पड़ा था। तो वो सिर्फ नॉर्मल कोकोपीट है, मतलब सीड्स को ग्रो करवाने के लिए। तो उसके अल्टरनेटिव में अगर ये देखा जाए तो इसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात कि वेस्ट को रिसाइकिल करने के अंदर भी जो है एक लंबा अरसा लगता है, टाइम लगता है, मतलब मिनिमम भी जो है वो 1 महीना लगता है ये बायो फ्रेशनर को बनाने में, बायो कंपोस्ट वगैरह को बनाने में। तो इतना लंबा अरसा, उसके बाद उसकी तैयारी, उसकी रिसाइकलिंग, इस सब के बाद जो है वो कॉस्ट मिनिमम भी जो हम रख सकते हैं वो हमने रखी। उसके बाद भी जो है फर्दर मैं इसके ऊपर काम करूँ, क्योंकि जहाँ जितना हम लार्ज स्केल पे काम करेंगे उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो कम से कम होती जाएगी।
ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा था, एक्चुअली सवाल दरमियान में रह गया कि एक बंदा है जो उसको यूज़ कर रहा है और यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है और एक अच्छी ग्रोथ ले रहा है, वो क्यों आपसे, और वो उसकी कॉस्ट भी मेरा ख्याल है कि उसको कम पड़ती है, तो वो यानी कि मैं इन सेंस ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे या कोई भी क्यों लेगा आपसे इतनी महंगी कॉस्ट पर, और उसको क्या फ़ायदा है, यानी वो तो इसलिए ले रहे हैं कि उसकी ग्रोथ बढ़ रही है ना। जी आप बिल्कुल। अगर ये दावा करते हैं कि यानी आपका ये दावा है कि भाई आप जिस वक्त जितनी ग्रोथ कर रहे हो उससे ज़्यादा ग्रोथ या उतनी ग्रोथ आपको इसमें भी मिल जाएगी, प्लस ये कि आपकी ज़मीन भी कहत साली का या अदम जरखेज़ी का शिकार नहीं होगी, आपकी कोई इस तरह की कमिटमेंट है क्या है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ के आपकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर आ जाए? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो जी। आहिस्ता आहिस्ता इसी सोच की बेसिस के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है कि मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते करते जो है वो हमारी ज़मीनें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद अगर वो ज़मीन ख़त्म हो जानी है, तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके उस अभी यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन 10 साल बाद डबल जो है वो प्रोडक्शन देगी हमें। अच्छा। वो क्यों देगी? क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, और जो चीज़ जो है वो इकोलॉजिकली काम करती है उसका रिजल्ट भी फिर जो है वो हमें आउटकम के तौर पे अच्छे जो है मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप यकीनन जब भी कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई फ़र्द अपने आप को वसी करना चाहता है, बड़ा एक्सपेंड करना चाहता है, तो वो जॉइंट वेंचर्स करता है। जी बिल्कुल। तो आप ख़ुद भी एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आपको सपोर्ट कर रही होगी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्कुल। प्लस मज़ीद भी आपने कोई और यूनिवर्सिटी या कोई तंजीम या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपने किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन है कि जो आपको आपके इस मिशन में एक्सपेंड करने में मदद दे रहे हैं? सबसे पहले तो हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मुझे अच्छी खासी सपोर्ट है। अभी रिसेंटली जो है हमारे वीसी साहब ने भी जो है हमें सपोर्ट किया था एक मीटिंग के अंदर, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा। और दूसरा ये कि अभी मैं रिसेंटली डाउ यूनिवर्सिटी से भी लिंक हूँ। अच्छा। तो मेरे इरादे ये है कि एमफिल की तरफ जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन करूँ। तो मैं डाउ यूनिवर्सिटी और हमदर्द यूनिवर्सिटी दोनों के कोलैबोरेशन के अंदर जो है अभी काम कर रहा हूँ। और कोई इंटरनेशनल अभी आपके साथ कोई कोलैबोरेशन या मीटअप नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक इतना नहीं हुआ कुछ। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, जी जी। उनको फ़रोग़ देने में, उनको बढ़ाने में क्या चीज़ आपको लगता है कि रुकावट है, आपको सामना करना पड़ेगा जब आप ये मार्केट में लेकर जाएंगे? देखें, जब भी कोई नया आइडिया जब मार्केट में आता है तो उसको जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस की जो है वो ज़रूरत है। सही। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करें, और इकोलॉजिकल मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं, आसान अल्फाज में कहूँ तो नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ अप्रोच करें, ना कि जो है वो टेक्नोलॉजी के उसमें आकर जो है वो आर्टिफिशियल और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ों के अंदर भी जो है वो हमेशा उसके रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं लॉन्ग टर्म में। और ठीक। अच्छा, आपने जिक्र किया था, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि सुपारको ने भी आपके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, तो क्या उसका तरीक़ेकार होगा या किस तरह सपोर्ट किया है आपको उसमें, इस मामले में? जी बिल्कुल, स्पार्को ने जो है वो स्पार्को के कुछ लोग आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में। सही है। तो उन्होंने जो है वो बताया कि उनका 2026 के अंदर जो है वो स्पेस में जो है वो प्रोजेक्ट जा रहा है, रॉकेट वगैरह साइंटिस्ट। तो 2 चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं, उनके साथ जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। तो इनका जो है वो मिशन जा रहा है 2026 में। तो वो कुछ स्पेस स्टेशन में कुछ जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर हो गए, सीड्स के ऊपर हो गए, तो वो परफॉर्म करना चाह रहे थे। ठीक। तो उन्होंने जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स मांगे थे, जिसमें से जो है वो मैंने भी जमा करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेलेक्ट हुआ। और उसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह 2026 में जो है वो हमारा प्रोजेक्ट भी जाएगा। और अप्रूव्ड हो गया आपका प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सेकेंडरी फेज़ के ऊपर जो है अप्रूव हो गया। अब फाइनल फेसेस के ऊपर जो है वो हमें वो बताएंगे। ठीक है, चलें, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा, यानी कि स्पेस में जाने के बाद वहाँ पे भी मेरा ख्याल है आबादी करने की कर रहे हैं वो कि किसी तरह तो उधर ये उग सकता है, नहीं उग सकते हैं, इसके ऊपर शायद नहीं, काम असल होगा। में माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन के अंदर देख रहे हैं कि माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन के अंदर सही। इस यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और वहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है तो चीज़ों के रिजल्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को देख के जो है वो ये स्पार्क वाले जो है काम कर रहे हैं। ठीक है। आप अगले 5 से 10 सालों में कहाँ देखते हैं आपकी को सहूलत? ये कहाँ पे आपको लगता है कि ये
किस हद तक आपने सोचा है या आपका ख्याल है कि ये इतना एक्सपेंड कर जाएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक बिज़नेस आइडिया है, बल्कि ये जो है वो एक लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र्स एक बहुत बड़ा किरदार अहम अदा करता है। एक तो पानी चाहिए पौधे को, और दूसरा उसको खाने के तौर पर जो है फर्टिलाइज़र चाहिए। तो सही। फर्टिलाइज़र्स अगर ऑर्गेनिक हों, प्योर हों, और जो है वो उसकी प्रोडक्शन को डबल यानी ट्रिपल कर रहा ज़मीन है। को खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। सॉइल जो मिट्टी है उसको जो है वो फर्टिलिटी चाहिए एक तरह से। सही है। तो इसके लिए जो है वो ये आइडिया मुझे लगता है कि काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगले 5 साल बाद अगर हम बात करें, आज 2025 में खड़े हैं, तो 2030 में जी आपकी ये प्रोडक्ट क्या रेवोल्यूशन के दर्जे में कोई काम करने की, ठीक है इट टेक्स टाइम, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कितना फ़र्क क्रिएट करने में आप कामयाब हो जाएंगे? जी इंशाअल्लाह मैं मेरे साथ शुरू से ये रहेगा, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे मैं जाता रहता हूँ मेरे साथ साथ जो है रास्ते खुलते जाते हैं। सही। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर भी जो है वो इस आइडिया को मैंने क्लिक किया है, इसके ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी मेरे साथ रास्ते वगैरह खुलेंगे, अल्लाह पाक मदद करेंगे। इंशाल्लाह। और बाकी ये कि शुरू में जो बंदे का माइंडसेट अगर सही हो कि लोगों की भलाई के लिए काम करना है और एक इनोवेटिव आइडिया पे काम करना है, रिसर्च पे काम करना है, तो आई थिंक कि ये काम करेगा बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। जिस तरह आपने कहा कि एक्चुअली बिजनेस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होता, बिल्कुल। बल्कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बिजनेस का असल मकसद होता है। वही बिल्कुल। कामयाब बिजनेस होता है, जो जितने और आप जितनी बड़ा मसला लोगों का हल करते हैं, आप उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है। आप मज़ीद आगे मुस्तकबिल में कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आपके जहन में हैं कि आप मज़ीद इको फ्रेंडली या कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का इरादा रखते हैं, और अगर हाँ तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके जहन में जो होनी चाहिए और मज़ीद इकोसिस्टम में ऐड हो जाएं वो? बिल्कुल। रिसर्च के अंदर जैसे मैंने बताया मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है रिसर्च के अंदर। सही है। रिसर्च के ऊपर जो है मैं काफ़ी आइडियाज़ पे काम करते रहता हूँ मुसलसल। तो हर कुछ दिनों के बाद एक नया आइडिया जो है वो जनरेट होता है। ठीक। तो क्योंकि हमारे पास लिटरेचर भी काफ़ी मौजूद है इंटरनेट पे, तो उसी से जो है वो आइडियाज़ उठाए क्लिक किए जाते हैं, और साइंटिफिक कम्युनिटी है रिसर्च पेपर्स वगैरह आर्टिकल्स, वहाँ से सही। जो है आइडियाज़ जनरेट करके और उनके ऊपर जो है काम करता रहता हूँ मैं। तो आई थिंक कि मैं मुसलसल जो है आइडियाज़ आते रहेंगे अगर मैं कंटिन्यूसली इस पर काम करता रहूँ इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी फ्यूचर में जो है वो मल्टीपल टाइप्स के जो है वो आइडिया मैं जनरेट कर पाऊँगा। ठीक है। अभी फौरी तौर पे कोई आपके सामने नहीं है कि लिस्ट में ये वाले काम मुझे करने हैं अभी अगले 1-2 सालों में? अभी फ़िलहाल तो मेरा फर्टिलाइज़र्स के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट है, और एल्गल बायोटेक्नोलॉजी जो है, ठीक। एल्गी जो काई वगैरह होती है उससे जो है वो काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं, तो उसके अच्छा। ऊपर मेरा फोकस है काफ़ी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपसे बात करके अच्छी लगी, वो ये कि इस वक्त नौजवान सारे के सारे यही सोचते हैं कि हम अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, बिल्कुल। हम अपना स्टार्टअप बनाएंगे, हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें 9 to 5 नहीं करना है, हमें एक फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए, फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, हम किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर पाएंगे, हम फ्रीलांस काम करेंगे वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ एक रिसर्च फील्ड से है, बिल्कुल। आप यानी आपको दोनों चीज़ों को आप मिक्सअप, अच्छी बात है, यानी मिक्सअप से मुराद मेरा नेगेटिव जुमला नहीं है, बल्कि मिक्सअप इस सेंस में कि आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं और आपके जहन में है कि इसको मुझे एक स्टार्टअप की शक्ल देनी है, बिल्कुल। और स्टार्टअप ऑलमोस्ट आप स्टार्टअप काइंड ऑफ बन ही चुका है वो, लेकिन इसको एक बड़े स्टार्टअप में, बड़े बिजनेस में आपको कन्वर्ट करना है, जिससे लोगों को आप सर्व भी कर सकें और आप भी उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। बिल्कुल। तो नौजवानों के लिए आपके जहन में क्या बात है? यकीनन आप भी अपने बहुत सारे गरीब के लड़कों से मिलते होंगे, बोलते ये एक आइडिया आया, अभी देखो क्या करते हैं, अभी हैं ऐसे 4 दिन में बाबू भैया पैसा डबल वाला जो सीन है, तो किस तरह आपको लगता है कि वो बेहतर अंदाज में इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? बिज़नेस और रिसर्च दोनों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ। वो ये कि आपको सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको जो है वो दूसरी चीज़ सब्र चाहिए। सब्र के साथ मतलब टाइम टू टाइम जो है वो रिसर्च में स्पेशली खास तौर पे ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई आइडिया सोचा, पूरी प्लान हमारे दिमाग में तो फ़ौरन प्लान बन जाता है, ये आइडिया आ गया इसके ऊपर ऐसे 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 कर लो, तो ऐसा नहीं होता। मेरे टीचर्स ने मुझे यही बात सिखाई है कि जो है वो कोई आइडिया अगर आपको क्लिक करता है तो उसके ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको चीज़ें समझ आती हैं। सही है। और जो है वो उसके ऊपर आइडियाज़ क्लिक करते रहते हैं और चीज़ें आपको समझ आती रहती हैं। तो इसी तरह से बिज़नेस में भी है, बिज़नेस में भी जो है वो आपको
एक आइडिया पे आप काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि 4 दिन के अंदर पैसे डबल हो जाएंगे बल्कि आपको टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे एकदम से स्टार्ट कर लो। जैसे कि अभी प्रोडक्ट्स अभी सामने पड़ी हुई हैं, इसका स्टार्टअप के तौर पर जो है वो बहुत छोटे पैमाने पर है, मतलब 2 प्रोडक्ट्स आपके सामने बस सही। मौजूद हैं। तो छोटे से लेवल से स्टार्ट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है, और जो है वो इसके अंदर जो है वो टाइम लगता है, इट विल टेक्स टाइम। ठीक है। अच्छा, आप वैसे भी कोई इसके ऊपर भी कुछ काम करते हैं कि बजाय इसके, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो ऑर्गेनिक फूड को वो प्रमोट करती है। आपने बताया आपने घर में भी सेटअप बिल्कुल। किया हुआ है, खरबूजे की बेल और टमाटर की बेल भी आपने, टमाटर की भी बेल होती है, पौधा होता है उसका। पौधा होता है, अच्छा, टमाटर का पौधा आपने यूज़ किया और बड़ा अच्छा मीठा मीठा टमाटर भी आपने वहाँ जी से जी। हासिल कर लिया। तो और लोगों के आपको मतलब क्या फ़र्क है, अगर आप किसी को मशवरा देना चाहेंगे कि भाई आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें या उससे निकली हुई चीज़ें खाइए बनिस्बत इसके कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स की निकली हुई चीज़ें खाएं, दोनों में क्या फ़र्क है या क्या नुकसानात और फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप एक चीज़ की बुनियाद ही जब केमिकल से हुई है और हमें पता है केमिकल नुकसानदायक है, तो ये तो साफ़ बात है उसकी जो प्रोडक्ट निकलेंगी वो भी केमिकल बेस्ड होंगी, मतलब उसके अंदर भी जो है वो केमिकल्स के असरात मौजूद होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारी सेहत के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होगा। और जब ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइज़र्स से जो एक दरख्त उगेगा, नेचुरल चीज़ से जब उग रहा है तो उसके अंदर नेचुरल जो चीज़ें मौजूद हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी इंग्रीडियंट्स हैं, नेचुरल होंगे उसमें। वो भी इंग्रेडिएंट्स भी नेचुरल होंगे, और उसकी जो है वो प्रोडक्ट का जो साइज़ वगैरह क्वालिटी वो भी बेहतर होगी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट आपके साथ मेरा एक क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक जुमले में आपसे कहा जाए कि इको सहूलत की पहचान क्या है, क्या चीज़ है, यानी कि कल को मार्केट में या आपसे अभी इनिशियली भी पूछा जाए कि यार आप तारुफ बता दें, बिल्कुल। तो वो क्या है, मतलब एक आध जुमले में अगर आप बताएं कि ये मेरी प्रोडक्ट का तारुफ है, क्या कर रही है? बिल्कुल, इको सहूलत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है वो मैं मल्टीपल इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगा लोगों से, ताकि जो है वो लोग उन आइडियाज़ को अपने पास अट्रैक्ट करें, उनको जो है वो पिच करें, और उसको डेली लाइफ में, मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स वो लॉन्च हों और वो हमें देखने को मिले, और हमें वाकई में लगे कि इको फ्रेंडली एक माहौल है, एक जो है वो टेक्नोलॉजी आ रही है और उसका फ़ायदा भी हो रहा है इंसानी सेहत पर। तो ये इसका जो है वो कहना चाहूँगा मैं। यानी इको सहूलत का मतलब यह है कि लोग अपनी जो सेहतमंदाना ज़िंदगी है बिल्कुल उसको मज़ीद बेहतर कर सकें, एक बिल्कुल सेहतमंद लाइफ गुजार सकें बिल्कुल ऐसे ही अपने है। खाने पीने में, अपने रहने सहने में। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सुफियान ममदा साहब आपका जी कि जी। आपने अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला। यकीनन आप बहुत अहम काम कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, आपको, आपके इदारे को भी। और ये पाकिस्तान के यानी काश के हमारे जो अहम करता धरता, ये सवाल भी रह गया वैसे कि आपको अभी तक किसी, यानी आपने कहीं अप्रोच किया मिनिस्ट्री में किसी जगह पे, या मिनिस्ट्री ने आपको अप्रोच किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कौन सी मिनिस्ट्री होती है वो आपको पता होगा शायद, जो ये हमारे इसको देखती है, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही होती है। जी जी जी। हाँ, तो इसमें से कहीं आपका किसी सेक्रेटरी से, किसी मिनिस्ट्री से कहीं रब्ता हुआ है, आपने कहीं रब्ता करने की कोशिश किया, उन्होंने आपसे रब्ता किया, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, कुछ अप्रोच नहीं हुई। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपने भी लेवल पर कोई, ये भी काम कर रहा हूँ मैं। आपने भी कहीं किसी को खत वत नहीं लिखा है, लेटर नहीं लिखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि असल में मेरा अभी रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर जो है वो मेरे पास एक ऑथेंटिक रिसर्च मौजूद होगी, रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला इस पर। तो जब ऑथेंटिक चीज़ मौजूद होगी तो किसी को सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं मैं मज़ीद कॉन्फिडेंट होऊंगा। तो और क्योंकि मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम तक, तो मैं जो है वो खुल के जो है वो मैदान में आ सकूँगा। ठीक है। नहीं, बिल्कुल हमारी दुआ है कि आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, अगर वो वाकई संजीदा हैं इस मामले में, हो जाए अल्लाह करे, तो इसको वो नेशनल लेवल पे लेकर जाएं। और मेरा ख़्याल है कि दुनिया में कुछ ममालिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं शायद। जी बिल्कुल। और उनमें वहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो फर्टिलाइज़र्स बनाई जा रही हैं, उनमें एक ये फर्टिलाइज़र का ये मेथड भी मौजूद है जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम
आई थिंक सो आपकी तरफ से ये एक चीज़ आई है, आप इसमें मज़ीद रिसर्च भी कर रहे हैं। जी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा, आपका आइडिया बढ़ेगा और इसके नतीजे में इस कौम को भी फ़ायदा होगा, आपको भी और मुल्क को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सुफियान, बहुत शुक्रिया यू आर आपने वेलकम। वक्त दिया। नाजरीन, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे आज के जो गेस्ट थे वो एक यंग एंटरप्रेन्योर आप कह लें उनको, एक उन्होंने स्टार्टअप, एक रिसर्चर हैं और उन्होंने फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो बनाया उसको वो मुतारिफ़ करवा रहे थे। तो एक तो हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम पेश करें। दूसरा, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी मेंबरशिप भी अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, आप हमारी मेंबरशिप ले लें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, शेयर भी करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारी मेंबरशिप भी लें। और अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई मौजू आपको लगता है, कोई फ़र्द, कोई शख्सियत ऐसी है कि आपको लगता है कि इनको आना चाहिए, इनको आप बुलाइए, इनसे बात कीजिए, तो मतलब वी आर ओपन और हम उनको वेलकम करेंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म देंगे, वो इधर आएँ, अपनी गुफ्तगू करें, कोई बेहतर आइडिया उनके जहन में है उसको पेश करें और ये हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।